नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग पर, जहां अभी हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे डेली हम लोगों को करंट अफेयर से जुड़े रहने का मौका मिलेगा। और एक जीके जीएस के अपार अथाह समुद्र को डेली हम अपने इस मजबूत प्रयास से भरने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर सीरीज में। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला सवाल, आज का पहला सवाल है, एएफआई एएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं आपके पास, वी नारायणन, चिराग पासवान, रजत वर्मा या फिर बहादुर सिंह सागू। तो इसमें बताना है साथियों कि एएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ध्यान रहे, एएफआई क्या है? एथलेटिक्स एथलेटिक्स फेडरेशन है इंडिया का। भारतीय एथलेटिक्स के जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए फेडरेशन है। और इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है साथियों बहादुर सिंह सागू को। तो सही जवाब क्या है साथियों? सही जवाब है बहादुर सिंह सागू एएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है एएफआई का फुल फॉर्म। क्या क्या स्पोर्ट्स है इसके अंदर? तो पूरा का पूरा एथलेटिक्स स्पोर्ट है, भारत के जुरिडिक्शन में काम करता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1946। तो 1946 में ही इसकी स्थापना हो चुकी है दोस्तों। और एफिलिएशन इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन से भी एफिलिएटेड है। और अगर कभी भी इसका हेड क्वार्टर पूछे तो हेड क्वार्टर ध्यान रखना है साथियों, हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली है। नई दिल्ली हेड क्वार्टर है। और इसके नए प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सागू को बनाया गया है। ये खुद एक पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। और इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा, वर्ष 2025 का जो पहला जल्लीकट्टू खेल जो होने वाला है वह किस राज्य में होने वाला है? 2025 का पहला जल्लीकट्टू खेल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वह ओपन हो चुके हैं। यह एक बहुत ही पुराना एंशिएंट लोक खेल है जो कि किस राज्य में खेला जाता है। इसके विकल्प हैं आपके पास, केरल, ओडिशा, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो बताना है साथियों कि केरल, ओडिशा, तेलंगाना या तमिलनाडु किस राज्य में दो जलीकट्टू खेला जाता है। और 2025 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन 4, तमिलनाडु। देख सकते हैं, तमिल एनुअल फेस्टिवल जो हर वर्ष खेला जाता है और तिरुचिरापल्ली और तंजूर में इस बार होस्ट किया जा रहा है। इसमें गाय और भैंसों के को इस तरह से खूब सजा करके और इसके पीठ पे बांध करके और खेला जाता है साथियों। और इसका देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अगर आप तमिलनाडु के हैं और इस खेल में इंटरेस्टेड हैं तो आप भी रजिस्ट्रेशन करके और इसमें भाग ले सकते हैं साथियों। ये क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध और एंशिएंट, बहुत ही पुराना पौराणिक स्पोर्ट्स है, एक तरह का खेल है जो कि लोक खेल है। यह क्षेत्रीय लेवल पे ही खेला जाता है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है हमारा, जोसेफ ऑन। जोसेफ ऑन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? जोसेफ ऑन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है साथियों? तो इसके विकल्प हैं, घाना, पनामा, लेबनान या फिर इथोपिया। घाना, पनामा, लेबनान या फिर इथोपिया। जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, किस देश में चुना गया है साथियों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, लेबनान। लेबनान में राष्ट्रपति के तौर पे जोसेफ ऑन को चुना गया है साथियों। और यह लेबनान के 14वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। 14वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं साथियों। ठीक है साथियों, इनकी उम्र अगर देख ले तो 61 वर्ष उम्र है। इनके जीवन साथी का नाम नेहमत नेमे है। इसके बारे में तो ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन नाम ध्यान रखना है कि क्या नाम है इनका, जोसेफ ऑन। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। दिव्य कला मेले का आयोजन किस लिए किया जाता है साथियों? तो दिव्यांग लोग होते हैं, दिव्य दिव्यांग लोग जो भी हैं, जितने भी दिव्यांग लोग हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए इसको किया जाता है साथियों, ताकि उनका सशक्तिकरण किया जा सके।
दिव्यांग लोग इसमें कई तरह के कारीगर आते हैं, कलाकार आते हैं, जो अलग अलग तरह के जितने भी कला का अपना प्रदर्शन करते हैं और उनका यहाँ पे प्रोत्साहन किया जाता है और इनका सशक्तिकरण एक तरह से किया जा रहा है साथियों। तो बताना है कि जो 23वें दिव्य कला आयोजन का मेला हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसके विकल्प हैं आपको गुजरात, केरल, बिहार या फिर गोवा। तो सही जवाब क्या है साथियों? सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में किया गया है आयोजन। देख सकते हैं भव्य पंडाल यहाँ सज चुका है। पूरा का पूरा स्टेडियम, अकोटा स्टेडियम पूरी तरह से सज चुका है, बड़ोदरा में है। और यह बड़ोदरा शहर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में बड़ोदरा शहर के अकोटा स्टेडियम को पूरी तरह से सजाया जा चुका है और दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। यह भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। मंत्रालय का नाम अगर कभी पूछ ले तो ध्यान रखना है साथियों, मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन का कारण क्या है? दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण। ठीक है साथियों, दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण किया गया है। पूरे देश से 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 से भी अधिक दिव्यांग कारीगर, शिल्पकार और उद्यमी यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और इनका प्रोत्साहन किया जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? कुंभवाणी चैनल एफएम का उद्घाटन किया गया है साथियों। किसके द्वारा किया गया है? यह साल 2025 जो है आपको ज्ञात होगा, महाकुंभ का वर्ष है। महाकुंभ हिंदू सनातन संस्कृति की एक बहुत ही बड़ी धरोहर महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, प्रयागराज जो है, प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है। संगम में प्रयागराज में इसका आयोजन होगा। लेकिन सवाल है कि ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किसने किया है? आपके विकल्प हैं योगी आदित्यनाथ, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। तो सही जवाब क्या है साथियों? सही जवाब है योगी आदित्यनाथ। जो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ 2025 के शुभ अवसर पर कुंभवाणी एफएम चैनल ऑल इंडिया रेडियो में यहाँ उद्घाटन किया गया है साथियों। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। महाकुंभ प्रयागराज 2025, यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और इनके साथ मंत्रीगण हैं और यहीं पे इसको उद्घाटन किया गया है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है साथियों? अगला सवाल है हाल ही में किसने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए वैध नहीं अवैध, अवैध का मतलब कि जब आप किसी देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के जाते हैं, पासपोर्ट अपने देश में बना लिए लेकिन अगर उस देश से वीजा नहीं है, आने के लिए आपको एंट्री नहीं है, इसका मतलब उस देश के लिए आप क्या हैं? अवैध हैं। और अवैध अप्रवासन बहुत ही बड़ी समस्या पूरे के पूरे यूरोप के लिए, पूरे के पूरे यूरोप एंड अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। और चुनावों में भी यह साफ देखा जा चुका है कि अभी हाल के हुए चुनावों में वहां की जनता ने इस अवैध अप्रवासन के खिलाफ बहुत ही मुखर होकर आवाज उठाया है और कहा है कि इस पे प्रतिबंध लगाया ही जाना चाहिए। और जिसके कारण अभी हाल ही में अप्रवासियों के कारण ही, इसके विरोध में ही, प्रतिरोध में ही, प्रतिबंध लगाने के कारण ही अमेरिका में जो राष्ट्रपति इलेक्टेड है, जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो इस तरह से समझ सकते हैं साथियों कि बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा है अवैध प्रवासियों का। इसी पिछले वर्ष एक फिल्म भी आई थी इस विषय पे जिसका नाम था डंकी। तो डंकी मार्ग के द्वारा कई देशों के, मुख्यतः कहाँ के? तो एशिया और अफ्रीका के लोग जो कि बेहतर जीवन नहीं जी पा रहे हैं अपने देश में, तो वह एक बेहतर जीवन के खोज में, एक बेहतर जीवन की चाह में अफ्रीकी और एशिया के लोगों के द्वारा यूरोप और अमेरिका, अमेरिका तो इनका फेवरेट है और यूरोप भी है तो ये भी ठीक है। यहाँ जाया जाता है डंकी मार्ग के द्वारा, बहुत ही खतरों से खेल करके, जंगलों के रास्ते से और अवैध
कारोबार एक तरह का चल रहा है, बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें मर भी जाते हैं, जिनकी मृत्यु भी हो जाती है, उनका डंकी मार्ग सफल नहीं भी हो पाता है। तो इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने घोषणा की है साथियों? तो ऑप्शन है अमेरिका, मालदीव, बांग्लादेश या फिर ब्रिटेन। तो अमेरिका में तो बहुत पहले से ही इस पे कार्य चल रहा है। तो हाल ही में इसमें ब्रिटेन ने इस पे प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है। आप लोग देख सकते हैं साथियों, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कहा गया था, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था कि माइग्रेशन की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं, प्रवासियों के कारण आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं साथियों, आपातकाल किसी भी देश के लिए सबसे काला दिन माना जाता है, सबसे बुरी व्यवस्था मानी जाती है। और इस तरह का हालात हो चुके हैं। यूके के गवर्नमेंट ने खुद आकर के कहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग तो सिर्फ यूके में 2023 में आ चुके हैं। 2024 में कभी 500 लोग, कभी 800 लोग, हमेशा ही लोग पकड़े जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस ऑफिसर यहाँ लगे हुए हैं, और पूरे जहाज भर भर के एशियाई और अफ्रीकी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि यहाँ अपने बेहतर जीवन की चाह में आते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? छत पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा, सर्वाधिक सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो कि क्या है, एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके लिए अब नई पहल की गई है, नवाचरण किया गया है। तो छत पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य भी भारत में कौन सा है? ऑप्शन है इसके बिहार, गुजरात, केरल या फिर दिल्ली। तो ध्यान रखना है साथियों, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा जो छत पे घरेलू इस्तेमाल के लिए, जैसे ये घर हो गया तो इसके ऊपर ही सौर प्लेट लगा करके, और घर में जितनी भी ऊर्जा की कंजम्पशन है, जितना भी उपभोग होना है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और किस राज्य ने इसमें सबसे अधिक नवाचार किया है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दो, गुजरात। साथियों, गुजरात राज्य के द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा स्थापित किया गया है। साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात का मैप बना हुआ है, ये कच्छ का रण का हिस्सा है, और यहाँ देख सकते हैं भर भर के सोलर प्लेट्स। ये तो मैदानों में है, छत पे भी लगाया गया है, और एक नए तरह का नवाचार किया गया है। साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा एरो इंडिया 2025। एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन, एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन जो कि होना है 10 से 14 फरवरी, 10 से 14 फरवरी को एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन होना है। लेकिन यह कहाँ होगा, कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसके ऑप्शंस है साथियों, विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा विकल्प है बेंगलुरु, तीसरा विकल्प है तिरुवनंतपुरम, और चौथा विकल्प है चंडीगढ़। तो बताना है साथियों कि किस जगह पे एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन होना है? तो इसका सही जवाब है साथियों बेंगलुरु। बेंगलुरु में होने वाला है साथियों। इसका यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर डाला गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा यह एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है। एशियाज बिगेस्ट एयर शो, पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होगा। यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी, कई तरह के कारनामे किए जाएंगे, नए नए तरह के खेल दिखेंगे, और इससे क्या होगा, लोगों में एयरफोर्स के प्रति और अपनी सेना के प्रति बहुत ही एक मनोबल बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा। इसका रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है जिसको बोलते हैं रक्षा उत्पादन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, और इसके द्वारा बहुत सारे जो रक्षा उत्पाद हैं उनका उत्पादन किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के यंत्र और मशीनों को बनाया जाता है, और उसी के द्वारा प्रदर्शनी लगाया जा रहा है। डेट फिक्स कर लीजिए साथियों, अगर आप बेंगलुरु में अगल बगल में हैं तो यहाँ पे जा करके इसको देख सकते हैं, या फिर लाइव टेलीकास्ट होगा, देख सकते हैं। एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन येलहानका, येलहानका में होना है, कर्नाटक राज्य। ध्यान रखिएगा साथियों, कर्नाटक में 10 से 14 फरवरी तक, 10 से 14 फरवरी 2025 तक होना है एरो इंडिया 2025 का आयोजन। बहुत ही शानदार यह उत्सव है, इसमें जरूर जुड़े, इसको जरूर देखें। हमारे देश के लिए गौरवान्वित होने का यह एक पल है। चलते हैं साथियों आगे। तो अच्छा साथियों, बीच में 1 मिनट आपका समय लूंगा। 10th बिहार बोर्ड के लिए एक नया
स्पेशल बैच न्यू ईयर में हम लोगों ने शुरू किया है। तो राणा सर एंड टीम के द्वारा शुरू किया गया है। राणा सर एंड टीम के द्वारा ये सारा का सारा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जितने भी शिक्षक हैं सभी बिहार बोर्ड में शिक्षक की भूमिका में हैं। और यह कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। अगर लाइव क्लास करने में आप सक्षम नहीं है तो बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और मुख्य विषय मैथमेटिक्स, गणित, साइंस, विज्ञान और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान को इसमें पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। पूरे सिलेबस कंप्लीट करा करके सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और आपको कम से कम 90% तक के मार्क्स इन विषयों में लाने की गारंटी दी जाएगी टीम के द्वारा। इसका जो कीमत है, कीमत बहुत ही मिनिमम है, मात्र 250 रुपए से भी कम, 249, 250 रुपए से भी कम, एक दिन का पिज्जा बर्गर से भी सस्ता कोर्स है। यह अपने छोटे भाइयों बहनों को आप उपहार के रूप में, 9 वर्ष के उपहार के रूप में दे सकते हैं साथियों। और यह अगले वर्ष के लिए बैच है, यह बैच अगले वर्ष के लिए है। 2026 में जिनका 10th का एग्जाम होना है, 2025 का तो एग्जाम अब एक महीने में ही है, वह बैच अब अपने समापन की ओर है। तो इसमें अपने छोटे भाइयों बहनों को जोड़ सकते हैं। जो भी इससे जुड़े हुए जानकारी जानना चाहें उनके लिए एक नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 7292850421। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और बहुत ही मिनिमम कीमत है, न के बराबर इसका प्राइस है, मात्र 249 रुपए। यह डेट है आपका 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं और एक अच्छे भविष्य के लिए नींव डाल सकते हैं। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा है, एनएचआरसी, एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सबसे पहले जानते हैं साथियों एनएचआरसी है क्या। एनएचआरसी है नेशनल नेशनल ह्यूमन, राष्ट्रीय मानव राइट्स अधिकार कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन जो है, आयोग है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही बड़ा एक तरह का यह कमीशन है, आयोग है, जिसमें कि मानवों के अधिकार के पे एक नजर रखी जाती है। और इस कमीशन आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं नए अध्यक्ष, जिनका नाम क्या है? विकल्प है आपके पास, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, या फिर न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम, या फिर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, या फिर न्यायमूर्ति पी सदाशिवम। तो बताना है साथियों इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है साथियों? तो इसका सही जवाब है साथियों जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो रामा सुब्रमण्यम को चुना गया है साथियों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन जो अध्यक्ष हैं इनके रूप में चुना गया है साथियों। ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है 2025 वर्ष के लिए। इसमें बताना है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा देश है जिसके पासपोर्ट की ताकत सबसे ज्यादा है साथियों। तो इसमें विकल्प आपके पास कौन कौन से हैं, विकल्प देख सकते हैं, सिंगापुर है, या फिर जापान, या फिर चीन, या फिर भारत। हमारा देश भारत भी विकल्प में है साथियों। तो देख सकते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही जवाब है साथियों सिंगापुर। सिंगापुर एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर रहा है, पिछले वर्ष भी यह शीर्ष पे ही था साथियों। और लेकिन भारत के लिए एक बुरी खबर है साथियों, भारत के लिए बुरी खबर क्या है? जब 2024 में 80वें स्थान पे भारत था, लेकिन इस वर्ष इंडिया ड्रॉप्स टू 85th पोजीशन। तो 5 स्थान की इसमें गिरावट आई है साथियों, 5 पायदान नीचे गिर गया है, हमारे लिए बेहतर संकेत नहीं है। फिर भी यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ध्यान रखना है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डेटा पर आधारित होता है पूरी तरह से। और हेनले जो रिपोर्ट है पासपोर्ट इंडेक्स का, उसको जारी किया जाता है। इसमें पासपोर्ट मोबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है कि किस देश की पासपोर्ट की ताकत सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा सिंगापुर की है, सिंगापुर ने लीड किया है इस साल साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, विश्व तेलुगु सम्मेलन, विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ध्यान रखना है साथियों, विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो इसके विकल्प हैं आपके साथियों, दिल्ली में हुआ है, या फिर विशाखापट्टनम, या फिर राजामहेंद्रवरम, या फिर भुवनेश्वर। दिल्ली, विशाखापट्टनम, राजा महेंद्रवरम या फिर भुवनेश्वर, कहाँ पे विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो इसके सही जवाब है साथियों राजा महेंद्रवरम। राजा महेंद्रवरम में ही किया गया है साथियों। छठा विश्व तेलुगु सम्मेलन राज महेंद्रवरम में किया गया है, और यह 2024 में हो चुका समापन। ध्यान रखना है साथियों, यह जो सम्मेलन है सिर्फ भारत में नहीं होता है, भारत के बाहर भी होता है। जैसे देख सकते हैं साथियों, 1990 में यह सम्मेलन मॉरिशस देश के पोर्ट लुइस में किया गया था, जबकि 1981 में यह सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था साथियों। तो यह बाहर में भी किया जाता है साथियों, और इसमें तेलुगु भाषा के रूप में इसको और प्रचार किया जाता है, और इसमें लोगों को जोड़ा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, इनका एडवर्टाइजमेंट इस तरह से किया गया है, तेलुगु भाषा में है। अगर जिन्हें की नहीं भी तेलुगु आती है तो वो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, जॉन महामा। जॉन महामा दूसरी बार कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं साथियों? दूसरी बार कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं जॉन महामा? इसके ऑप्शन है साथियों, विकल्प है आपका मिस्र, घाना, केन्या या फिर सूडान। तो ध्यान रखना है साथियों, जॉन महामा दूसरी बार कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं साथियों? तो इसका सही जवाब है घाना। घाना के बहुत ही चर्चित नेता हैं जिनका नाम क्या है, जॉन महामा। यह फिर से एक बार राष्ट्रपति चुने गए हैं साथियों, और घाना जो है अफ्रीकी देश है, यहाँ पे इसके नए राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है साथियों? अगला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है साथियों? थीम की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, थीम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पहला विकल्प आपके पास है हिंदी एकता और वैश्विक भागीदारी, या फिर हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, या फिर हिंदी एकता विश्व एकता, या फिर हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ठीक है साथियों, तो बताना है आपको कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है। तो सही जवाब है साथियों इसका ऑप्शन 4, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। देख सकते हैं साथियों, हिंदी भाषा के वैश्विक मान्यता और महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी 2025 को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को ध्यान रखना है साथियों, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2025 की इसकी जो थीम है वह क्या है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज थीम का पालन किया गया है। इस थीम का उद्देश्य क्या है साथियों? उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। अंतर्राष्ट्रीय संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक भाषा के रूप में हिंदी पर ध्यान केंद्रित करना, हिंदी को और भी आगे तक मंच प्रदान करना साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है इंडिया ओपन। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, अलग अलग जगह पे बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया जाता है साथियों। तो उस तरह से इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 शुरू किया जा रहा है। कब शुरू होने वाला है, इसके बारे में बताना है साथियों, कब शुरू होने वाला है। तो इसके विकल्प हैं आपके 11 जनवरी, या फिर 12 जनवरी, या फिर 13 जनवरी, या 14 जनवरी। तो बताना है साथियों, इंडिया ओपन जो है, इंडिया ओपन 2025 कब शुरू होने वाला है साथियों? तो इसका सही जवाब है 14 जनवरी। 14 जनवरी को शुरू होगा 2025, 2025 इंडिया ओपन। योनेक्स इसका स्पॉन्सर्ड है, योनेक्स के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है साथियों। और कहाँ पे होना है, ध्यान रखना है, भारत के नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम का मतलब होता है साथियों जो स्टेडियम बंद हो। तो बैडमिंटन इंडोर में खेला जाता है, इधर एक खिलाड़ी होते हैं, इधर एक खिलाड़ी होते हैं, बीच में इनका पूरा का पूरा क्या होता है, यहाँ पे नेट लगा हुआ होता है, और ये पूरा स्टेडियम इस तरह से भरा हुआ होता है साथियों। ठीक है साथियों, तो क्या है, केडी जाधव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली इंडिया में 2025 का इंडियन ओपन शुरू किया जाना है। ठीक है साथियों, तो इसका डेट ध्यान रखना है, 14 से 19 जनवरी तक चलेगा। 14 को शुरू होगा, 19 जनवरी तक चलेगा। और इसका प्राइस जो है, प्राइस ध्यान रखना है साथियों, टोटल प्राइज मनी है, बहुत ही ज्यादा टोटल प्राइज मनी है, 950 ग्रैंड, 950,000 डॉलर है। 950,000, 950,000 डॉलर का टोटल प्राइस है साथियों। तो बहुत ही जबरदस्त
यह आयोजन है। अगर आप लोग नई दिल्ली में हैं तो केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में जा करके इसका लुत्फ उठा सकते हैं और इस खेल को देख सकते हैं और इसको सफल बनाया जा सकता है। चलिए साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा ये क्या है, फ्लेमिंगो महोत्सव कब होने वाला है? फ्लेमिंगो महोत्सव कब होने वाला है? इसके ऑप्शन है साथियों, 15 फरवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी। कब होने वाला है साथियों फ्लेमिंगो महोत्सव? फ्लेमिंगो क्या है? फ्लेमिंगो एक तरह का पक्षी है जिसको जिसके आने पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। बर्ड वॉचर्स के लिए, जो पक्षी देखने वाले हैं उनके लिए, या फिर जो नेचर लवर है, प्रकृति के जो प्रेमी है, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा उत्सव है साथियों। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? सही जवाब है 18 जनवरी। 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक यह चलेगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025। ठीक है साथियों, पिछली बार कब किया गया था? तो लास्ट कंडक्टेड था 2020 में। कहाँ पे किया जाएगा? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में जा करके इसका आप आनंद ले सकते हैं। यदि आप एक नेचर लवर हैं या फिर बर्ड वॉचर हैं तो इससे आप जुड़ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए इतने सवाल हो चुके हैं और डेली इसी तरह से हमारे सक्सेस लर्निंग कंपटीशन गुरु चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर सीरीज आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। जाते जाते एक सूचना जिसे मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, 10th बिहार बोर्ड के लिए हमारी जो बैच है उसको शुरू कर दिया गया है। 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन है साथियों, 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन है और फी बहुत ही मिनिमम है, 250 रुपए से भी कम, मात्र 249 रुपीज में, मात्र 249 रुपीज में पूरा का पूरा कोर्स मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस को कंप्लीट कराया जाएगा साथियों। तो आप अपने छोटे भाइयों बहनों को इस तरह का उपहार दे सकते हैं, इस मुहिम में जोड़ सकते हैं। यह हमारे आपके दोनों के लिए बहुत ही बेहतर है। तो इसी के साथ हमसे जुड़े रहिए साथियों। वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।